जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश भाई गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये प्रीपोजिशन की पार्ट 4th वीडियो है और इस वीडियो में आज हम प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में एग्जामिनर ने बार बार दिए हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम वो सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे प्रीपोजिशन से रिलेटेड जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जामिनर देता है। तो इन कॉन्सेप्ट को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है द ग्रेट इंडियन एक्टर वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी इन ओमेक्स हॉल नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों इसी तरीके से एग्जाम में एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है और आपको कंफ्यूज करता है कि आप गलत उत्तर पर टिक करें, बट इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद अब आप एग्जाम में कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ वर्ड्स होते हैं दोस्तों, एक होता है एंग्री, एक होता है एनॉयड और एक होता है वेक्स्ड। इन तीनों का मतलब होता है नाराज होना। क्या होता है? नाराज होना। अगर किसी पर्सन पर नाराजगी की बात हो रही है तो इन वर्ड्स के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे। और किसी सिचुएशन, थिंग्स या एक्शन की बात पर नाराजगी होती है तो हम इन सभी वर्ड्स के साथ क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा और यहां से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन देता है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। द ग्रेट इंडियन एक्टर वॉज एंग्री। तो आप देख सकते हैं यहां पर एंग्री आया है और एंग्री के साथ विद आया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं द ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट कोई पर्सन है? हमें यहाँ पर अभी आपको हमने बताया था कि किसी पर्सन की बात होती है, यानी कि किसी पर्सन पर नाराजगी की बात होती है तो हम विद लगाएंगे। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने एंग्री के साथ विद लगाया है जबकि यहाँ पर कोई पर्सन नहीं है। तो यहाँ पर एक ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट क्या है? एक सिचुएशन है, थिंग्स या एक्शन है। तो यहाँ पर हम एंग्री के साथ विद न लगाकर एट लगाएंगे। क्या होगा? यहाँ पर एट होगा। तो जो करेक्ट एरर होगा वो होगा बी पार्ट में। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? यहीं से आपको एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। तो यहां से अगर एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द मैसेज हैज बीन रिपीटेड सेवरल टाइम्स ऑन द रेडियो सिंस 5 days नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पूरी कोशिश करेगा, बट आपको कंफ्यूज अब नहीं होना है क्योंकि इन कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको वो सभी चीजें कवर करनी है जो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में देता है। तो दोस्तों अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। ये जो सिंस है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है जिसे हम डेफिनेट टाइम भी बोलते हैं, जैसे सिंस मंडे, सिंस जून, सिंस 1995, सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग। अच्छा दोस्तों मैं आपको इसको और इजी वे में समझाता हूं कि पॉइंट ऑफ टाइम या डेफिनेट टाइम क्या होता है और शुद्ध देसी भाषा में समझाऊंगा जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। अच्छा दोस्तों मंडे हुआ, जून हुआ, 1995 हुआ, ये जितनी भी चीजें हैं, 2 o'clock हुआ या मॉर्निंग हुआ, ये सभी प्रेजेंट होती हैं, यानी कि इनका कोई एविडेंस होता ही होता है। जैसे मंडे आपको कैलेंडर में देखने के लिए मिल जाएगा ना, मंडे, ट्यूसडे, तो कैलेंडर में आपके पास एक एविडेंस है कि हाँ मंडे है, लिखा हुआ है। जून हुआ तो आपको मंथ के नाम कैलेंडर में देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि इसका भी एक एविडेंस है। 1995 यानी कि कोई ईयर है, कोई साल है, कैलेंडर में देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि इसका भी कोई एविडेंस है। 2 o'clock घड़ी में देखने के लिए मिल जाएगा कि 2 बजे है, 3 बजे है, 4 बजे है। मॉर्निंग, अगर सुबह हो रही है तो कोई आपसे गुड आफ्टरनून तो कहेगा नहीं, गुड मॉर्निंग कहेगा। क्यों? क्योंकि आपको और उसको दोनों को दिख रहा है कि अभी इस समय मॉर्निंग हो रही है। यदि आफ्टरनून है तो वो गुड आफ्टरनून बोलेगा, इवनिंग है तो गुड इवनिंग बोलेगा, रात हो रही है तो गुड नाइट बोलेगा, यानी कि वो प्रेजेंट है, एविडेंस है हमारे पास। ठीक है। और दूसरा आता है फॉर, पीरियड ऑफ टाइम या अवधि या ड्यूरेशन के लिए, जैसे 2 days। क्या ये 2 days कहीं पर प्रेजेंट है, यानी कि इसका कोई एविडेंस है? 2 days कहीं पर लिखा होता है, चाहे कैलेंडर हो, क्लॉक हो, कहीं पर लिखा होता है? नहीं लिखा होता है। 2 hours 2 घंटे,
2 घंटे से खेल रहा है, क्या 2 घंटे आपके पास इन 2 घंटों का कोई एविडेंस है? नहीं है 2 घंटों का एविडेंस, क्योंकि ये कहीं पर ना क्लॉक में ना कैलेंडर में कहीं पर नहीं मौजूद है। ठीक है, 2 ईयर 2 साल, तो 2 साल कहीं पर मौजूद है, कोई एविडेंस है आपके पास? नहीं है कोई एविडेंस, यानी कि हमें इसका कोई सबूत नहीं है हमारे पास कि 2 साल। हाँ, अगर हम 1995 बोलते तो इसका एविडेंस है, क्योंकि आप कैलेंडर में दिखा सकते हैं, देखिए 1995 ये रहा ईयर। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है कि सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम या डेफिनेट टाइम के लिए, तो डेफिनेट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, और फॉर हमारा पीरियड ऑफ टाइम अवधि या ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। द मैसेज हैज बीन रिपीटेड सेवरल टाइम्स ऑन द रेडियो सिंस 5 डेज। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिंस 5 डेज, क्या 5 डेज का कोई एविडेंस है? क्या कैलेंडर में क्लॉक में कहीं पर 5 डेज आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। ये क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहां पर सिंस ना होकर क्या हो जाएगा? फॉर हो जाएगा। जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट सी में। कोई कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो जो नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो है, यू नीड नॉट ऑर्डर फॉर एनी टी और कॉफी बिकॉज आई डोंट टेक इट, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है दोस्तों कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों मेरे बताने का समझाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है प्लीज कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ये जो कॉन्सेप्ट है प्लीज अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि यहां से आप काफी अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर सकते हो और एग्जामिनर यहीं से ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, तो दोस्तों कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ऑर्डर, डिस्क्राइब, रीच, टेल, डिमांड, अटैक, कंट्रोल, इन्वेस्टिगेट या स्ट्रेस। ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं अगर सेंटेंस में एज अ वर्ब के रूप में आ रहे हो, मेन वर्ब के रूप में आ रहे हो, तो याद रखना इन वर्ब्स के बाद कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा, यानी कि नो प्रीपोजिशन। इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो वर्ड है अगर सेंटेंस में एग्जामिनर एज अ वर्ब के रूप में देता है तो इनके बाद कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा और एग्जामिनर प्रीपोजिशन लगा कर देगा। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, यू नीड नॉट ऑर्डर। आप देख सकते हैं यहां पर ऑर्डर एज अ वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो उसके बाद एग्जामिनर ने फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया है, जो गलत है, क्योंकि ऑर्डर अगर मेन वर्ब के रूप में सेंटेंस में आ रहा है तो इसके बाद नो प्रीपोजिशन आएगा, यानी कि जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, सी रिजेंबल्स डैश हर पेरेंट्स, यानी कि उसका चेहरा अपने माता पिता के साथ मिलता है। तो आपको बताना है इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा, कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। ए ऑप्शन विद आएगा, बी ऑप्शन टू आएगा, सी ऑप्शन बाई आएगा या डी ऑप्शन नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं आएगा। दोस्तों इस तरीके से आपको एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगा और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, या आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करवा सकते हैं। तो प्लीज़ इन कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना इस खाली जगह में कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, तो दोस्तों एक वर्ड होता है रिजेंबल। इस रिजेंबल का हिंदी में मतलब होता है शक्ल का मिलना। अगर एग्जामिनर आपके एग्जाम में इस रिजेंबल नाम के वर्ड को सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहा हो तो याद रखना इसके साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा, यानी कि नो प्रीपोजिशन। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, सी रिजेंबल्स डैश हर पेरेंट्स, यानी कि उसका चेहरा अपने माता पिता के साथ मिलता है। अगर आप इसकी हिंदी निकालोगे तो आपको लगेगा कि इसमें विद आएगा, जबकि ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको हिंदी नहीं बनानी है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि रिजेंबल के साथ कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती, इसका मतलब होता है शक्ल का मिलना। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नन। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर ने आपके एग्जाम में पूछा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आया हूं। अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर।
तो जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है आई एम कंटेंट डैश व्हाट आई हैव। आपको बताना है इस सेंटेंस में ये जो खाली जगह है इसमें कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। ए ऑप्शन फॉर आएगा, बी ऑप्शन विद आएगा, सी ऑप्शन बाई आएगा, डी ऑप्शन टू आएगा। दोस्तों यहां से एग्जामिनर ने कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया है, तो इस कॉन्सेप्ट को विशेषकर याद कर लेना, लर्न कर लेना, क्योंकि यहां से आप अपने एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कंटेंट, सेटिस्फाइड, ग्रेटिफाइड या प्लीज्ड, जितने भी वर्ड्स हैं इनका हिंदी में मतलब होता है संतुष्ट होना। क्या होता है? संतुष्ट होना। और इनके साथ हमेशा एक ही प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, विद का। ये कॉन्सेप्ट को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ताकि अगर एग्जामिनर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन देता है और ये वर्ड सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब के रूप में आ रहे हैं तो इनके साथ एक ही प्रीपोजिशन आएगी, वो है विद, और इनका हिंदी में मतलब होता है संतुष्ट होना। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आई एम कंटेंट डैश व्हाट आई हैव। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन दे रखे हैं फॉर, विद, बाई, टू। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चंस के माध्यम से 5 ऐसे कॉन्सेप्ट को कवर किया है जो एग्जामिनर ने आपके एग्जाम में कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिए हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को लर्न करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने एग्जाम में कोई मिस्टेक या गलती नहीं करोगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इन कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल सके। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो प्लीज रेडी रहिएगा। और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार नई ग्रामर के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।